गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद संजय सर पर। आप सभी रीट मेंस, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। ठीक है ना। आज की क्लासेस में हम मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी एमसीक्यू, जिसकी आप विशेष डिमांड कर रहे थे, तो एमसीक्यूज को लेकर के चर्चा करेंगे। ठीक है, जुड़ जाइए आप सभी एक साथ मेरे साथ। एक बार सेशन को जहां जहां भी आपको शेयर करना है वहां शेयर कर दीजिए। ठीक है, आ जाइए सभी एक बार। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए आपकी स्क्रीन पर, मनोविज्ञान आचरण, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यानी मनोविज्ञान व्यवहार का और अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसने दिया है? नमस्कार डॉक्टर पुष्पा मैम, नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद संजय सर पर। आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसने दिया है? आपके सामने विकल्प है, स्किनर ने, वुडवर्थ ने, मैकडूगल ने, वॉटसन ने। किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है? छाया भारद्वाज, नमस्ते भैया, नमस्ते। एक बार शेयर करो छाया सबके लिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये किसने कहा है? तो देखो, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, क्या स्किनर ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, या मैकडूगल ने कहा है, या वॉटसन ने कहा है? किसने कहा है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए एक बार सभी कमेंट करके। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसने दिया है? स्किनर साहब ने। बी एफ स्किनर, जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने परिभाषा दी है, मनोविज्ञान को डिफाइन किया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का और हमारे अनुभव का विज्ञान है। हम अगर वुडवर्थ की बात करें तो वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में, किसके संपर्क में? वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो वातावरण की बात करता है कौन? वुडवर्थ। यहां मैकडूगल की बात करें तो मैकडूगल ने कहा है कि आचरण एवं व्यवहार का, आचरण एवं व्यवहार का स्वीकारात्मक विज्ञान है। तो आचरण और व्यवहार की बात कौन करेगा? विलियम मैकडूगल। और वॉटसन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान एक धनात्मक विज्ञान है, या एक सकारात्मक विज्ञान है, या एक निश्चयात्मक विज्ञान है। ये शब्दावली किसने दी है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन के द्वारा। तो इस पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, बी एफ स्किनर साहब का ये कथन होगा। हाँ स्किनर, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। मनोविज्ञान मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसने दिया है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो देखो, आचरण या व्यवहार, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि मनोविज्ञान आचरण या व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल, वॉटसन। तो देखो, स्किनर ने तो बताया इसको अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान। किसका बताया है? अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान। स्किनर ने बताया इसको अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान, ठीक है ना। वुडवर्थ ने इसको बताया है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान। वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान। तो वुडवर्थ वातावरण, मानव व्यवहार का विज्ञान, ठीक है ना। मैकडूगल की बात करें
तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि बहुत बढ़िया छाया भारद्वाज कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ वैज्ञानिक कथन किसका है? मैकडूगल का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विलियम मैकडूगल। वॉटसन की बात करें तो व्यवहार का सकारात्मक, धनात्मक, निश्चयात्मक विज्ञान किसने बताया था? जेबी वॉटसन साहब ने इसको बताया है। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। सही क्या हो जाएगा? विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यानी ये पुस्तक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड और इस पूरा टाइटल है इसका फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस पुस्तक में बहुबुद्धि सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है? सबसे पहले तो प्रश्न बनता है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक किसकी है, एक तो यही प्रश्न बन जाता है। दूसरा प्रश्न बन रहा है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है ना, बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? बताइए एक बार कमेंट करके, और एक बार सेशन को शेयर करिएगा फटाफट से, किसके द्वारा दिया गया है? बताइए फटाफट कमेंट करके किसके द्वारा दिया गया है? बताइए एक बार फटाफट किसके द्वारा दिया गया है? हाँ जी, हार्वर्ड गार्डनर। देखो फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? गार्डनर ने। देखो गार्डनर ने सन 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर ये पूछा जाए कि कौन से सन में बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो 1983 में। और इन्होंने प्रारंभ में कितने बुद्धि के कितने तत्व बताए थे? 7। अगला इन्होंने संशोधन किया 1998 में और बुद्धि के कितने प्रकार बता दिए? 8। फिर 2000 में वर्तमान में इन्होंने बुद्धि के कितने तत्व बताए? 9। ठीक है ना। प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि को, प्राकृतिक बुद्धि को जोड़ा था इन्होंने 98 में और अस्तित्ववादी को जोड़ दिया था सन 2000 में। ऐसे करके कितने भाग हो गए बुद्धि के? वर्तमान में 9। प्रारंभ में कितने थे? मूल रूप से 7। पुस्तक कौन सी है? फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है ना। कैली ने एक क्रॉस रोड इन द माइंड पुस्तक लिखी है। ठीक है ना। तो यहां पूछ रहा है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। स्पीयरमैन की बात करें तो द्वितत्व का सिद्धांत, त्रितत्व का सिद्धांत, ये किसकी देन है? चार्ल्स स्पीयरमैन की देन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा? अशाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इनमें से कौन सा है? आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी परीक्षण, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा है? देखिए सामूहिक अशाब्दिक यानी ऐसा परीक्षण जो कि अनपढ़ लोगों पे किया जाए और पूरे एक समूह में किया जाए, तो वो कौन सा होता है? सामूहिक अशाब्दिक, जिसमें क्रियात्मक किया जाता है, जिसको परफॉर्मेंस भी कहते हैं, जिसको सामूहिक निष्पादन परीक्षण भी कह देते हैं। ठीक है ना। तो देखो आर्मी बीटा जो है, ये आर्मी अल्फा तो होता है शिक्षित के लिए, और आर्मी अल्फा ये सामूहिक के लिए है, लेकिन शिक्षित के लिए। अशिक्षित के लिए कौन सा होता है? आर्मी बीटा। और जो भाटिया बैटरी परीक्षण है, ये भी किसके लिए होता है? ये भी सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कौन सा? आर्मी बीटा और भाटिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही कैसे हैं? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? कौन सी मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि है जिसमें उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? फटाफट से कमेंट करके आंसर करेंगे, कौन सी विधि है? बताइए कौन सी विधि में उत्तरदाता जो है वो प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? कौन सी विधि है? बताइए।
कौन सी विधि है जिसमें सम्मुख नहीं बैठता? बताइएगा और कमेंट करके कौन सी विधि है। आपके ऑप्शन है केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या निरीक्षण। केस स्टडी, ठीक है ना, क्वेश्चनर मेथड, इंटरव्यू मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड। कौन सी विधि है जिसमें नहीं बैठा जाता है प्रश्नकर्ता के सामने उत्तरदाता? बताइए उस विधि का नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उस विधि का नाम? बताइए फटाफट कमेंट करके आंसर करिए, क्या होगा उस विधि का नाम? हाँ जी, चलिए देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? देखो, केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि और निरीक्षण विधि। ठीक है ना। तो किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता? देखो, साक्षात्कार में तो दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने होते हैं, है ना, तो इसमें तो बैठते ही हैं। निरीक्षण में बिल्कुल बैठते हैं। ठीक है, केस स्टडी में केस स्टडी करते हैं, उसमें बैठते हैं। लेकिन प्रश्नावली विधि में एक प्रश्नों की अवली दे दी जाती है, ठीक है, और उसमें जो है उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है? रोरसा परीक्षण, 16 पीएफ प्रश्नावली, टीएटी या बिने साइमन स्केल। कौन सा व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है? व्यक्तित्व परीक्षण, रोरसा परीक्षण जिसको बोलते हैं हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, आईबीटी यानी इंक ब्लड टेस्ट, 16 पीएफ प्रश्नावली, टीएटी, थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट या बिने साइमन स्केल। कौन सा व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है? तो देखो, रोरसा परीक्षण जिसके प्रतिपादक है हरमन रोरसा, ये किसका है? ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। कौन सी विधि है? प्रोजेक्टिव मेथड में आता है। 16 पीएफ प्रश्नावली जो है ये व्यक्तित्व मापन की आविष्कारिका विधियों में माना जाता है। कौन सी में? आविष्कारिका। टीएटी जो है थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये भी व्यक्तित्व का कौन सा मापन माना जाता है? ये भी व्यक्तित्व का प्रक्षेपी विधि है। अब ये जो बिने साइमन स्केल है, ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बुद्धि मापन बिने उजागर, तो बिने का संबंध किससे? अल्फ्रेड बिने। इनका संबंध है इंटेलिजेंस टेस्ट से। सबसे पहले बुद्धि मापने का काम किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, और बिने का सहयोगी कौन था? साइमन। संसार का पहला बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया था? 1905 में। ठीक है, उसमें सहयोगी कौन था? साइमन, इसलिए उसको कहते हैं बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। तो बिने साइमन जो है ये व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये बुद्धि परीक्षण है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, बुद्धि परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ये व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? यानी सीखने की प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम क्या है? आवश्यकता, स्थिति, अंतःक्रिया, तत्परता, या आवश्यकता फिर तत्परता फिर स्थिति फिर अंतःक्रिया, या आवश्यकता अंतःक्रिया स्थिति तत्परता, या तत्परता आवश्यकता अंतःक्रिया स्थिति। क्या हो जाएगा बताओ? तो देखो, सबसे पहले कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है? सही तार्किक, सबसे पहले हमें होती है किसी चीज की आवश्यकता, यानी सबसे पहले अपन क्या करते हैं? हमें होती है नीड, आवश्यकता। जब हमें आवश्यकता होती है तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी व्यक्ति को जब आवश्यकता होती है तो वो क्रिया करने के लिए क्या होता है? रेडी, यानी तत्परता, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है ना। फिर वो उसके सामने क्या आती है? स्थिति, यानी सिचुएशन आती है, और उसके बाद में वो क्या करता है? परस्पर इंटरसेप्शन करता है। तो सही क्रम क्या रहेगा? सबसे पहले आवश्यकता, आवश्यकता के बाद तत्परता, तत्परता के बाद स्थिति, और स्थिति के बाद में अंतः क्रिया होगी। विकल्प बी इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर बी। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न,
अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। अधिगम की प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करना है। लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक, परिवर्तन, या परिवर्तन, लक्ष्य, प्रेरक, समायोजन, या प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन, या समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य, परिवर्तन। अधिगम की प्रक्रिया में सही कड़ी क्या होगी, सही तरीका क्या है? लक्ष्य, लक्ष्य बोले तो गोल, गोल या एडजस्टमेंट, या प्रेरक बोले तो मोटिव, या परिवर्तन बोले तो चेंज। या सबसे पहले चेंज, फिर आपका गोल है, फिर आपका मोटिव है, फिर आपका एडजस्टमेंट है। या सबसे पहले है मोटिव, इसके बाद में है गोल, इसके बाद में है समायोजन यानी एडजस्टमेंट, और इसके बाद में है चेंज। या इसमें आएगा सबसे पहले एडजस्टमेंट, फिर है आपका मोटिव, फिर है आपका गोल, फिर है आपका चेंज। तो बताइए सही क्रम क्या होगा? अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन करिए। लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक, परिवर्तन, परिवर्तन, लक्ष्य, प्रेरक, समायोजन, प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन, या समायोजन फिर प्रेरक, फिर लक्ष्य, फिर परिवर्तन। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो भैया देखो, सबसे पहले हमको किया जाता है, व्यक्ति को मैंने आपको अधिगम के सोपान बताए डिशेल महोदय के अनुसार सामान्यतः सबसे पहले व्यक्ति को करते हैं मोटिव, यानी प्रेरित करते हैं। तो प्रेरक का मतलब हो गया प्रेरक, यानी सबसे पहले मोटिव, एम, मोटिव बोले तो एम। नीट स्टडी बीटीपी, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, यानी प्रेरक है, ठीक है। और प्रेरित जब हम किसी को करते हैं तो व्यक्ति प्रेरणा पा करके किस ओर अग्रसर होता है? लक्ष्य की तरफ। तो वो आएगा जी, एम जी। इसके बाद में हम चीजों को अपने अनुकूल बनाते हैं, यानी क्या करते हैं? समायोजन। और उसके बाद क्या करते हैं? अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करते हैं। तो राइट क्रम क्या रहेगा? एम जी ए सी, एम जी ए सी, ठीक है ना। तो एम फोर है, तो एम मीन्स क्या रहेगा? प्रेरक। जी का मतलब होता है गोल या लक्ष्य, ए का मतलब एडजस्टमेंट यानी समायोजन, और सी का मतलब होता है चेंज। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन, परिवर्तन, एम जी ए सी। महेश जी ए सी, एम जी ए सी, सही क्रम क्या होगा? एम जी ए सी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? 4 चरण पूछ रहा है सीखने की प्रक्रिया के। क्रिया, उद्देश्य, बाधा, प्रेरणा, या प्रेरणा, बाधा, अनुगमन, लक्ष्य, या लक्ष्य, हेतु, क्रिया, अनुगमन, या उद्देश्य, फिर क्रिया, फिर मूल्यांकन, फिर अनुगमन। बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन से हैं? 4 स्टेप कौन कौन से हैं? तो देखो भाई, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले हम करते हैं उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। सबसे पहले क्या होते हैं हमारे उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। उद्देश्य बनाने के बाद हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त उद्देश्य बोलते हैं, क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। तो फिर क्या आएगा आपका नेक्स्ट? क्रिया, ठीक है। अब उस क्रिया में हमने कितनी सफलता प्राप्त की, उसके लिए क्या करते हैं? इवेल्युएशन, यानी मूल्यांकन। और मूल्यांकन के बाद हम चीजों का क्या करते हैं? अपने अंदर अनुगमन करते हैं। तो लास्ट में क्या आएगा? अनुगमन। क्या आएगा भाइयों? अनुगमन, ठीक है ना। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन। तो ये क्या हो जाएंगे? सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण या 4 सोपान माने जाते हैं। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन, अनुगमन। उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किससे संबंधित है? कि बुद्धि इन 4 शब्दों में ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, ये कथन किसने दिया? स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, रायबर्न ने, या अल्फ्रेड बिने? बताइए। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये कथन किसने दिया है? तो भैया सुनो, बुद्धि इन 4 शब्दों में है, यानी ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ये कथन किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने, ठीक है ना। अल्फ्रेड बिने ने
बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है ना। चलिए, बुद्धि का द्विकारक, टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? साइमन के द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा, जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, टर्मन के द्वारा। बुद्धि का द्विकारक यानी टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? टू फैक्टर थ्योरी, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए भाई, साइमन की बात करें, बिने साइमन, इन्होंने तो, बिने ने तो कौन सा दिया था? अल्फ्रेड बिने की बात करें, बिने ने दिया था एक तत्व का सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी, एक तत्व का सिद्धांत तो बिने ने दिया था। स्पीयरमैन की बात करें तो इन्होंने दिया द्वितत्व का, द्वितत्व या द्विकारक। ठीक है ना, टू फैक्टर, द्विकारक, ये सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए, एक तो जी तत्व और एक बताया था एस तत्व। जी होता है राजा के समान, एस होता है प्रजा के समान। ठीक है ना, इसलिए इसको राजतंत्रात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। स्पीयरमैन ने इसमें बाद में संशोधन करते हुए इसको कर दिया त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक फैक्टर होता है जी और एक होता है एस, और एक और फैक्टर होता है जो जी से अधिक और एस से थोड़ा कम, तो वो कौन सा होता है? समूह तत्व। ठीक है, यहां पूछ रहा है द्विकारक सिद्धांत, तो किसने दिया? चार्ल्स स्पीयरमैन। गिलफोर्ड की बात कर लें तो गिलफोर्ड ने क्या दिया है? त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए: विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद। क्रम से अगर पूछे तो संक्रिया, फिर विषय वस्तु, फिर उत्पाद। संक्रिया बोले तो ऑपरेशन, और विषय वस्तु बोले तो प्रोडक्ट, और उत्पाद बोले, सॉरी, संक्रिया ऑपरेशन, विषय वस्तु बोले तो कंटेंट, और अगर उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट, यानी ओसीपी थ्योरी। ठीक है ना, ये किसके द्वारा दी गई है? जेपी गिलफोर्ड। टर्मन, इन्होंने बुद्धि लब्धि की जो निर्धारण मापनी है उसका निर्माण किया है। ठीक है, चलें आगे। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? ठीक है ना, जेपी गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, या इसका बुद्धि मॉडल कहते हैं, या इसको डिब्बे वाला बोलते हैं। ठीक है, या बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया है? त्रिआयामी, त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया है? गिलफोर्ड। इसको 3D थ्योरी भी बोलते हैं, 3 डायमेंशंस थ्योरी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने कितने आयाम बताए? 3। तो देखो, पहला आयाम कौन सा है? सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले आता है संक्रिया। संक्रिया आयाम को बोलते हैं भैया ऑपरेशन। फिर इसके बाद में नंबर 2 दूसरा आता है अंतर्वस्तु या विषय वस्तु, अंतर्वस्तु, या इसी को अपन कहते हैं विषय वस्तु। क्या कहते हैं भाइयों? विषय वस्तु कहते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटेंट। ठीक, तीसरा जो उन्होंने बताया है वो बताया है उत्पाद। क्या बताया है? उत्पाद, या परिणाम कह सकते हैं, उत्पाद या परिणाम, और इसको व्यक्त करते हैं प्रोडक्ट से। संक्रिया वाले में प्रारंभ में इन्होंने 4 पद बताए, अंतर्वस्तु विषय वस्तु में बताए इन्होंने कितने, सॉरी, जो आपका विषय वस्तु है उसमें कितने बताए? प्रारंभ में 4, संक्रिया में कितने पद बताए थे? 5, और उत्पाद में कितने बताए? 6। तो 6 चौका 24 पंजे 120। तो प्रारंभ में मूल रूप से कितने कोष थे इसमें? 120 कोष। बाद में इन्होंने इसमें संशोधन किया। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने? संशोधन किया सबसे पहले, ये अंतर्वस्तु में से आकृति को हटा के उसकी जगह श्रव्य और दृश्य जोड़ दिया अंतर्वस्तु में। ठीक है ना, तो संक्रिया में वही 5 रखे, इसमें से 1 हटाया, फिर इसमें आगे 2 जोड़ दिए, तो कितने हो गए? 5 हो गए, गुणा 6, तो 6 पंजे 30, 3 पंजे 150। अब कितने पद हो गए? 1967 के। ठीक है, ये तो था 1967 का मॉडल स्टार्टिंग में, और ये हो गया 1977 का मॉडल। ठीक है, 77 वाले मॉडल में कुल मूल कोष कितने हो गए? 150। ठीक है, फिर उन्होंने पुनः संशोधन किया
88, 87 भी है, उससे 88 बताते हैं। तो संक्रिया में इन्होंने क्या किया, जो संक्रिया का जो स्मृति आयाम है उसके दो पद कर दिए, स्मृति लेखन और स्मृति धारण। ठीक है, तो यहाँ कितने कर दिए, 6, यहाँ कितने थे, 5, यहाँ वापस से कितने थे, 6। तो 6 पंजे 30, 30 सिक्का 180। वर्तमान में कितने कोष हैं, 180 कोष है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता ही रहता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ कितने हैं? देखो कोष्ठ की बात पूछ रहा है। ठीक है ना, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ कितने हैं? 30, 80, 60, 120। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 67 का जो मॉडल था उसमें मूल रूप से कोषों की संख्या कितनी है, 120। ठीक है ना, याद रखना, मूल रूप से 120, फिर बढ़ा करके कर दिए 150, फिर वर्तमान में कितने हैं, 180। लेकिन अगर वो मूल रूप से पूछता है तो मूल रूप से कोषों की संख्या कितनी है, 120। ठीक है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के कुल कोष्ठ कितने हैं, यानी मूल रूप से कोषों की संख्या कितनी है, तो 120। ये 1967 के मॉडल में था। 77 वाले मॉडल में इन्होंने जो विषय वस्तु आयाम था उसमें आकृतिक को हटाया और उसकी जगह श्रव्यात्मक और दृश्यात्मक को जोड़ा। तो वहां पर एक हटाया, 3 रह गए और 2 जुड़ गए, तो 3 2 कितने हो गए, 5। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में इन्होंने जो अगला संशोधन किया 87 में, उसमें इन्होंने क्या किया, जो संक्रिया वाला है उसमें स्मृति में परिवर्तन करते हुए स्मृति आयाम में इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, स्मृति लेखन और स्मृति कूट धारण। तो वहां कितने हो गए थे, 6। ऐसे करके ये इनका मॉडल बनता है, डब्बे वाला संरचना सिद्धांत। आगे देखो, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि पूछ रहा है, अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है? आत्मीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा का निवारण या निर्णय। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय। ठीक है ना, देखो लक्ष्यों का प्रतिपादन, बाधा का निवारण, निर्णय या आत्मीकरण, बताइए तनाव को कम करने की कौन सी विधि है, बताइए फटाफट से कमेंट करके उत्तर दीजिए कि तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है, जिसमें तनाव को अप्रत्यक्ष तरीके से कम किया जाता है, वो विधि कौन सी है? तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? हाँ जी, देखिए भाई, तनाव को कम करने की जो अप्रत्यक्ष विधि है, देखो लक्ष्यों का प्रतिपादन, बाधा का निवारण और निर्णय, यानी तनाव को कम करने की विधियों को सामान्यतः 2 भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष उपाय और अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष उपाय में सबसे पहले तो क्या करते हैं, बाधाओं को नष्ट करना। तो ये तो कौन सा हो गया, ये तो प्रत्यक्ष है। ठीक है ना, फिर अपन क्या करते हैं, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये भी प्रत्यक्ष है। ठीक है ना, और विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी कौन सा है, प्रत्यक्ष है। लेकिन आत्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन करना, ये प्रत्यक्षीकरण नहीं, ये प्रत्यक्ष उपाय ना होकर के अप्रत्यक्ष उपाय है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। अगला प्रश्न देखो, प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है, प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका यानी समायोजन करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बताइए समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? प्रक्षेपण, दमन है या समन है, सॉरी प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं रिप्रेशन, इसको बोलते हैं रिग्रेशन और इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ गोल्स। तो बताइए कौन सा डायरेक्ट मेथड है समायोजन का? प्रक्षेपण का मतलब होता है यानी अपनी गलती दूसरों पर थोपना, आरोप प्रत्यारोप करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, या अच्छे नंबर नहीं आए तो ये कह देना कि अध्यापक ने ठीक से नहीं पढ़ाया। ये कौन सी विधि है? ये प्रक्षेपण है। दमन में अपन क्या करते हैं, इच्छाओं को बलपूर्वक दबाते हैं, अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, बलपूर्वक दबाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, दमन। प्रतिगमन का मतलब होता है पूर्व की तरफ लौटना,
पूर्व की स्थिति की तरफ लौटना। जैसे एक किशोर अवस्था के बालक का बच्चों की तरह घुटनों पर रेंग करके चलना, तो वो समायोजन स्थापित करने का कौन सा तरीका हो जाएगा? प्रतिगमन, यानी पूर्व व्यवहार की तरफ लौटना। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये कैसा उपाय है? ये प्रत्यक्ष उपाय है। कैसा है? प्रत्यक्ष। देखो प्रत्यक्ष उपाय कितने, अगर आपको बात करें प्रत्यक्ष उपाय की बात करें तो प्रत्यक्ष उपाय हैं आपके 4 हैं। सबसे पहला उपाय है बाधाओं को नष्ट करना। बाधाओं को नष्ट करना, बाधाओं को नष्ट करना, इसको बोलते हैं डेस्ट्रॉय द बैरियर्स। जो भी रास्ते में आपके बाधा आ रही हैं उन बाधाओं को नष्ट करना, ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष उपाय। नंबर 2, दूसरी बात करें तो फिर है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन यानी चेंज, सब्स्टिट्यूट देखो उसका। तीसरा है अन्य मार्ग खोजना। क्या है? अन्य मार्ग खोजना। जिस किसी कारण से आपको तनाव हो रहा है उससे बचने के लिए कोई अन्य मार्ग खोजो, कोई अलग रास्ता तलाशो। खोजना यानी इंग्लिश में बोलते हैं टू सीकिंग अनादर पथ, टू सीकिंग अनादर पथ। और इसके बाद क्या होता है? नंबर 4, विश्लेषण करो और फिर निर्णय लो। विश्लेषण एवं निर्णय। निर्णय, ये आपके चारों जो तरीके हैं ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं। ठीक है ना? और बाकी के दमन, समन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, युक्तिकरण, मार्गांतरीकरण, उद्धतीकरण, तदात्मीकरण, ये सब कैसे हैं? ये सब आपके अप्रत्यक्ष उपाय हैं। और क्षतिपूरक उपाय, एक नाट्यकद की लड़की का ऊंची हील के सैंडल पहन के आना, ये आपके क्षतिपूरक उपाय माने जाते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिए कि याद रखना है आपको कि तनाव को या समायोजन स्थापित करने के प्रत्यक्ष उपाय कितने हैं? तो प्रत्यक्ष उपाय 4 हैं। नंबर 1, बाधाओं को नष्ट करना। नंबर 2, आपके लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। नंबर 3, अन्य मार्ग खोजना। और नंबर 4, विश्लेषण एवं निर्णय। ठीक है ना? कैसे? और अप्रत्यक्ष की बात करें, प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, इसमें ये जो 3 ऊपर वाले हैं ये आपके कौन से हो जाएंगे? अप्रत्यक्ष उपाय हो जाएंगे। ठीक है? आया समझ में? तो प्रश्न बनता है समायोजन स्थापित करने के प्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से हैं? समायोजन स्थापित करने के कितने प्रत्यक्ष उपाय? 4। नंबर 1, बाधाओं को नष्ट करना यानी डेस्ट्रॉय द बैरियर। नंबर 2, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स। नंबर 3 है अन्य मार्ग खोजना यानी टू सीकिंग अनदर पथ। और नंबर 4 है विश्लेषण एवं निर्णय यानी एनालिसिस एंड मेक डिसीजन। ये आपके समायोजन स्थापित करने के प्रत्यक्ष तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।